नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फाउंडेशन बाय नरेश कुमार मौर्य में स्वागत है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि वीडियो हमारा जो है वह फिजिक्स चैप्टर पर आधारित है, जिसमें आप क्लास 11th IIT JEE नीट CPMT एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ है। यह हमारा चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 का हमारा पार्ट फर्स्ट है और जिसमें आज हम थ्योरी रिलेटेड बातें करेंगे। यदि आपने हमारे चैप्टर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप उसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर भी जाकर सीधे देख सकते हैं। और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वह कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे किया जाता है और कैसे मास का मेजरमेंट किया जाता है और कैसे टाइम का मेजरमेंट किया जाता है। आज इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं और मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मास है हमारा, लेंथ है, समय है, बल है आदि, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक महत्वपूर्ण होती है बात कि इनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट्स का होना अनिवार्य है। यदि मैग्नीट्यूड सही नहीं होगा तब भी हम जो फिजिकल क्वांटिटी को सही से नहीं बता पाएंगे। अगर यूनिट सही नहीं होगी तब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को सही से नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मान लिया उस उदाहरण में हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति कहता है कि हमें पानी दे दीजिए, तो खाली पानी अगर कोई मांगता है तो उसको यह भी बताना पड़ेगा कि यूनिट अर्थात तो कितने लीटर आप पानी लेंगे, अर्थात उसको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड भी आवश्यक है। अगर हम एक दूसरा उदाहरण लें कि मान लिया कोई एक व्यक्ति जाता है दुकान पे, कहता है मुझे 5 लीटर रस्सी दे दीजिए। अब यहाँ पे हमने 5 तो मैग्नीट्यूड तो सही से यूज किया, लेकिन इसकी यूनिट मैंने जो है लीटर में यूज कर दिया, अर्थात 5 लीटर हमें रस्सी चाहिए तो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें सही से यूनिट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि 5 मीटर हमें रस्सी दे दीजिए। अब इसी प्रकार से कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाती हैं, अर्थात ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नाप नहीं सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, वह खुश है, अब वो कितना खुश है इसका कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मान लिया कोई व्यक्ति दुखी है, वह कितना दुखी है उसका भी मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। इस प्रकार की क्वांटिटी जो होती हैं जिनका हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब। तो हम देखते हैं कि सामान्यतः इस संसार में बहुत सारी क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी को जो है व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। मान लिया कोई व्यक्ति चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड कहेंगे। कोई व्यक्ति जो है कोई वस्तु उठा रहा है या किसी पे बल लगा रहा है, कोई कार्य कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड तथा यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी तो इन सारी क्वांटिटीज़ को लिखना काफ़ी कठिन होता है। तो देखा गया कि इन सारी क्वांटिटीज़ को किन्हीं बेसिक क्वांटिटीज़ में लिखा जा सकता है। वह बेसिक क्वांटिटीज़ सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से अगर हम 3 ऐसी क्वांटिटी की बात करें जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम। मास और लेंथ और टाइम के पदों में हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिख सकते हैं। इस प्रकार से इन तीनों क्वांटिटी को जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। इस प्रकार की क्वांटिटी जो है स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात जिन क्वांटिटी को लिखने के लिए किसी दूसरी राशियों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी ना कह के डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। इस प्रकार की जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करती हैं डिराइव क्वांटिटी कहलाती हैं। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात किया जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और जो है आपकी डिराइव क्वांटिटी में क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं आपकी वो स्वतंत्र होती हैं और वह किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। लेकिन डिराइव क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कि दूसरे राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसा कि हम अगर देखें कि फंडामेंटल क्वांटिटी, मान लिया उदाहरण में कोई भी ले ले, जैसे मान लिया लेंथ। तो लेंथ को हम नापने के लिए हमेशा स्केल की ही आवश्यकता लेंगे, ना कि हम उसको बैलेंस से लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति अगर 1 मीटर की लेंथ लिया हुआ है तो उस लेंथ को केवल हम स्केल से ही नाप सकते हैं, ना कि उसको तौल के। इसी प्रकार से लेकिन डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं, उन डिराइव क्वांटिटी ऐसी होती है जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती है। जैसे कि मान लिया किसी व्यक्ति की स्पीड है, स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हमें
मीटर एक स्केल की आवश्यकता पड़ेगी और सेकंड एक हमें घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे चाल जो है हमारी वह जो है दो राशियों पर निर्भर करती है, एक है दूरी और दूसरा है समय। तो इस प्रकार से जो है ये क्या है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। तो हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है इस प्रकार का कोई सिस्टम हो जिसमें फंडामेंटल जो है आपकी और जो है ड्राइव क्वांटिटी, सारी क्वांटिटियों को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसमें से कई प्रकार के सिस्टम्स हैं, जैसे कि सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है इसमें हम लेंथ को जो है सेंटीमीटर में लेते हैं और द्रव्यमान या भार को जो है ग्राम में तथा समय को सेकंड में लिया जाता है। इसी प्रकार से एमकेएस पद्धति होती है, इसमें भी क्या होता है जो है दूरी को मीटर में लिया जाता है, मात्रा या द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में लिया जाता है। इसी प्रकार से एक एफईएस सिस्टम होता है। इस एफईएस सिस्टम में जो होता है हम जो लंबाई को फीट में लेते हैं, मास को पाउंड में और समय को सेकंड में लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि एसआई सिस्टम क्या होता है। एसआई सिस्टम में जो है बताया जाता है कि जो है मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड जो हो हमेशा होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब हर जगह सामान्य चीज़ें होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। इसका देख सकते हैं एक उदाहरण, जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति किसी ग्रह से आता है और कहता है कि हमारे यहाँ जो है सामान्य पेड़ों की लंबाई जो है 5 ग्लिंचेस होती है। अब 5 ग्लिंचेस को तो हम जानते नहीं क्या है, तो ग्लिंचेस जब जानेंगे ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं उस पेड़ की कितनी लंबाई होगी। इसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति आता है, वह कहता है कि हमारे यहाँ जो है पेड़ की लंबाई 2 मीटर है। 2 मीटर अगर वो कहता है या 2 किलोमीटर कहता है तो हम जानते हैं कि उसकी पेड़ की लंबाई 2 मीटर, तो हम मीटर से पहले से ही जानते हैं मीटर को कि मीटर कितना बड़ा होता है। इस प्रकार से तो पहले वाले पर्सन की चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति की चीज़ों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखा गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यूनिट्स क्या है, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति की यूनिट्स जो है वह स्टैंडर्ड नहीं थी, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए। लेकिन दूसरे व्यक्ति की जो यूनिट थी वह मीटर में थी और मीटर की यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड है, जिसे हम आसानी से समझते हैं। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है सन 1960 में एक कमेटी बैठाई गई और सारे यूनिट को जो है स्टैंडर्ड यूनिट में किया गया, जैसे कि लेंथ, मास और जो है अदर चीज़ों को स्टैंडर्ड किया गया। तो यहाँ पे 7 जो है हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, जिनको जो है ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोग सामान्य रूप से जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मीटर की इकाई या लंबाई की इकाई मीटर है तो वह पूरे वर्ल्ड में जो है लंबाई की इकाई मीटर ही है। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 इकाइयाँ हैं, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे नंबर 1 है लेंथ। तो लेंथ की जो इकाई है मीटर है, मास की इकाई किलोग्राम है, समय की इकाई सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई जो होती है एम्पियर होती है और टेम्परेचर की केल्विन होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। इसी प्रकार से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है। इन सारी इकाइयों के अलावा भी हमारे पास 2 और राशियाँ होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा जाता है। ये होती हैं रेडियन और रेडियन जो होता है या जो है एंगल नापने के काम आता है। एंगल का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे है तो प्लेन एंगल, तो ये जो हमारा थीटा बन रहा होगा इसे क्या कहा जाता है, प्लेन एंगल। इसी प्रकार से दूसरा होता है स्टेरेन, जो कि सॉलिड एंगल नापने के। सॉलिड मतलब जैसे मान लिया कोई अगर स्फीयर है तो स्फीयर के इस छोटे से भाग के कारण केंद्र पे जितना कोण बन रहा होगा उसे कहा जाता है स्टेरेडियन, अर्थात तो सॉलिड एंगल नापने के लिए। तो हम आज देखते हैं किस प्रकार से इन क्वांटिटियों को नापा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के विषय में एक थ्योरी है कि 1120 ईस्वी में जो है इंग्लैंड के राजा जो थे उन्होंने बताया कि लेंथ को जो है यार्ड में नापा जाता है और 1 यार्ड जो होता है उनके नाक से उनके आउट स्ट्रेच आर्म अर्थात भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे 1 यार्ड बताया। और इसी प्रकार से समान एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने वह फ्रेंच के रहने वाले थे, उन्होंने भी एक लंबाई के लिए बताया कि 1 फुट। और 1 फुट ये कितना होगा, तो कहा कि हमारे जितने पैर की लंबाई होगी वह 1 फुट के बराबर होगी। अब ऐसा तो चलता रहा काफ़ी समय तक, लेकिन समस्या ये हुई कि अब किसी का पैर छोटा हुआ या मान लिया वो राजा समाप्त हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, अब उसके बाद जो राजा है उसका पैर छोटा हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर से लंबाई कम हो गई, कहीं ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से तो ये लंबाई चेंज होती जा रही थी बार बार। तो ये समस्या काफ़ी समय तक चलती रही। तो इस सारी समस्याओं को दूर करने के बाद एक सन 1900 जो है
83 में बताया गया कि इस 1 मीटर की लंबाई है। और यह 1 मीटर लंबाई कितनी होती है कि जब प्रकाश जो है वैक्यूम में चल रहा हो, प्रकाश के द्वारा वैक्यूम में चली गई दूरी कितने समय में, 1/29979255 इतने समय में जब है, अगर वैक्यूम में जितनी दूरी प्रकाश चलेगा वह दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। इसको हम समझते हैं। मान लिया यहाँ पे प्रकाश प्रारंभ में था, यहाँ से प्रकाश को यहाँ तक जाने में जितनी दूरी तय करेगा वह समय जितना लेगा टी, तो समय वह कितना होगा, मान लिया का 299.79245 इतने समय में जितनी वह दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करेगा वह 1 मीटर होगी। यह प्रकाश की दूरी होती है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश के विषय में अगर बात किया जाए तो प्रकाश की स्पीड जो होती है वह कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब जब प्रकाश की इतनी जो है वो होती है प्रकाश की, तो c बराबर प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, c बराबर जो होता है 3×10⁸मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर समय भी हमें दे दिया गया, समय यहाँ पे ये दिया गया है, इतना समय लेगा, तो दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गुणे समय, अर्थात क्योंकि हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, d/s। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी चलेगा अगर उसकी स्पीड भी पता है। और तो इस प्रकार से 1 मीटर को डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ी दूरियां हैं तो उनको कैसे नापा जाएगा। तो बड़ी दूरियों जैसे कि मान लिया सूर्य की पृथ्वी से दूरी, तो इस प्रकार की दूरियों को तो नापना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि प्रारंभ में जैसे हमने मान लिया हमारे पास स्केल आ गई तो स्केल से हम मीटर नाप लेते थे कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, कुछ छोटी बड़ी दूरियाँ। लेकिन जैसे यहाँ से पृथ्वी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो यहाँ से वहाँ तक हम कैसे स्केल रखेंगे, तो समस्या आ गई। तो इन बड़ी दूरियों को नापने के लिए एक तरकीब अपनाई गई जिसे पैरालाक्स मेथड कहते हैं। पैरालाक्स मेथड्स में क्या किया जाता है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। पैरालाक्स मेथड्स में होता क्या है कि मान लिया कि एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, फिर उसने इस पृथ्वी पे, मान लिया ये पृथ्वी थी, यहाँ से दूरी उसने देख ली, ये मतलब कुछ देखा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये देखता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ये मान लिया b है। तो ये दूरी जो b है और इस समय इनके बीच में एक कोण बन रहा होगा थीटा। अब ये जब कोण पता है, थीटा पता है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन बनाया गया मैथमेटिकली। वो रिलेशन था कि d बराबर, एक रिलेशन ये था कि d बराबर b/थीटा। अब d क्या है, यहाँ से ये हमें डिस्टेंस है। जब यहाँ पे ये होता कब है, जब ये थीटा बहुत छोटा होता है, तो ये मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन आता है जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो ये d बराबर यहाँ से आ जाता है b/थीटा। तो यहाँ पे अब हमें क्या पता है, b हम पहले यहाँ रहते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, पहले यहाँ होंगे a पे, a से b पे जाने पे यहाँ के बीच की दूरी हम b ज्ञात कर लेते हैं। और ये थीटा जो है हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर लेते हैं। अब ये जब थीटा पता हो जाता है तो डी हम यहाँ आसानी से निकाल लेते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा बड़ी दूरियों को भी ऐसे नापा जाता है। तो हम देखते हैं कि बहुत छोटी दूरियों को कैसे नापेंगे, क्योंकि बहुत छोटियाँ जैसे मान लिया मॉलिक्यूलर दूरी है और इलेक्ट्रॉन्स की त्रिज्या है, आइटम की त्रिज्या, इस प्रकार की छोटी दूरियों को तो नापना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वहाँ पे तो हम स्केल तो रख के नाप नहीं सकते, और ना ही हम वहाँ पे लार्ज दूरी वाला जो है फंडामेंटल लॉ या लार्ज दूरी का जो है तरीका लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखें फिर वहाँ पे देखें, तो उसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है काफ़ी 10⁻⁸ मीटर, तो से 10⁻⁻10 मीटर तक, मतलब एक अगर कोई मीटर है उसको 8 जीरो लगा के भाग दे दिया जाए तो जितनी दूरी होगी वह इतनी दूरी होती है। तो इस प्रकार से तो ये काफ़ी दूरियां कम होती हैं। तो इनको कैसे नापते हैं, तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स अपनाते हैं। उन स्पेशल टेक्निक्स में क्या है, जैसे हमारा माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इन दूरियों को नाप सकते हैं। ऐसे ही और जो हमारे पास टेक्निक्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम इन्हें नाप सकते हैं। और आज के समय में तो बहुत ऐसी टेक्निक चल रही है जैसे टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, टनलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से भी हम इन दूरियों को नाप सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि अगर रेंज की बात किया जाए कि रेंज क्या क्या हो सकती है लेंथ की, तो रेंज देखते हैं लेंथ की, तो क्या होता है कि प्रोटॉन का साइज 10⁻⁻15 मीटर, अर्थात एक को जो है 15 जीरो लगा के भाग दे दो तो जितना आएगा वह आपका क्या होगा,
1 मीटर के बराबर होगा। देखो कितना छोटा साइज है प्रोटॉन का। इसी प्रकार से साइज अगर आप न्यूक्लियस की बात करो, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी छोटा है। कितना है? अगर एक के नीचे जो है 14 जीरो लगा दो तो जितना आएगा वह एक न्यूक्लियस होगा। इसी प्रकार साइज ऑफ हाइड्रोजन का है, ये बहुत छोटे छोटे साइज हैं। अब अगर हम कुछ बड़ी दूरियों की बात करें, जैसे कि रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितनी बड़ी है? 10⁻7 मीटर। तो 10⁻7 मतलब एक में जो है 7 जीरो लगा के गुणा कर दिया जाए तो जितनी दूरी प्राप्त होगी वह जो है पृथ्वी की अर्थ के बराबर होगी। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बड़ी दूरी है। और सबसे बड़ी दूरी देखी जाए तो वह जो 10⁻26 अर्थात यूनिवर्स जो हम आज देख रहे हैं, इस यूनिवर्स का माना जाता है कि इतनी बड़ी दूरी में एक्सपेंड हुआ है। तो ये यूनिवर्स का 10⁻26 अर्थात 1 को 10 की पावर मतलब 1 गुणे 0026 तक लगा दो तो जितनी दूरी आएगी वह जो है यूनिवर्स की दूरी आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है मास का। तो हम जानते हैं कि मास की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि यह जो है टेम्परेचर पे है, प्रेशर पे है या इसकी स्थिति के हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार से ये हमेशा निश्चित रहता है। और मास जो होता है इसकी अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए तो ये किलोग्राम होती है। और ये कैसे डिफाइन किया गया है? तो यह एक स्पेसिफिक जो होता है मतलब प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय सिलेंडर जो होता है, एक प्लेटिनियम जो होगा इरिडियम का सिलेंडर जो है वह रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एंड मेजर्स एट सेवेस फ्रांस में रखा गया है। तो ये जो है इरिडियम प्लेटिनियम एलॉय सिलेंडर जो है ये फ्रांस में रखा गया और इसकी जितनी जो है वेट है वह जो है 1 kg के बराबर होती है। इस प्रकार से कई जो है नापने की इकाइयाँ जो हैं कई अलग अलग जगह पे रखी, जैसे कि इंडिया में जो है या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPTEL न्यू दिल्ली में रखा गया है, जहाँ से हम जो है किसी भी मेजर करने के लिए जो है वहाँ से इकाई का प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मास का मेजरमेंट किया जाता है। तो हम अगर बात करें तो मास की बेसिक में प्रॉपर्टी की, तो मास हम जानते हैं कि वह जब ना ही तापमान पे, ना ही दाब पे, ना ही उसकी स्थिति के हिसाब से बदलाव होता था। अगर हम तापमान भी बढ़ा दें तब भी मास निश्चित रहेगा। अगर हम प्रेशर अर्थात उसको दबाएं तब भी उसका मास नहीं बदलेगा। ना ही हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दें तब भी उसके मास में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार से मास लगभग निश्चित रहता है। और मास की जो होती है एसआई यूनिट जो होती है वह किलोग्राम होती है। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि एक स्पेसिफिक प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय ली गई है जिसका सिलेंडर बनाया गया। इस सिलेंडर को जो है इंटरनेशनल जो है ब्यूरो वेट और मेजर करने वाले स्थान सेवेस फ्रांस में रखा गया है। या भारत में जो है यह जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPTEL में रखा हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में है। लेकिन जब हम आइटम के लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा यह किलोग्राम का जो है तरीका सही से काम नहीं कर पाता। यहाँ पे हम एक अलग इकाई का यूज करते हैं जिस इकाई को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि डिफाइन की गई है इस प्रकार से। इसको हम देखते कैसे डिफाइन की गई है। तो एक जो है एटॉमिक मास यूनिट होती है वह 1/12 मतलब कार्बन परमाणु का जितना भार होता है उसको 12 से भाग दे दो तो वह एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, जिसका मान होता है 1.66 गुणे 10⁻27 kg, अर्थात वो कितना छोटा होता है। अगर अब हम बात करें कि रेंज जो है मासों की क्या है, तो रेंज की बात की जाए तो रेंज ऑफ मास जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो सकता है, तो 10⁻30 kg, अर्थात 1 किलो को अगर हम उसमें 30 जीरो लगा के भाग दे दें तो जितना मास आएगा वह जो है इलेक्ट्रॉन का मास होगा। इस प्रकार से बहुत छोटा मास जो है हमारे इलेक्ट्रॉन का है। और अगर बात किया जाए कुछ बड़े मासों की, या तो जैसे कि हम देखते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटो का मास कितना होता है? 10⁻⁻5, अर्थात 1 के नीचे जो है 5 जीरो लगा के इसको भाग दे दो तो जितना आएगा वह मॉस्किटो आएगा का मास आ जाएगा। तो 1 किलो को जो है इतने से भाग देने पे 1⁵ माइनस है तो जितना मास आता है वह मॉस्किटो का होता है। इसी प्रकार से अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन का मास लगभग 10 की मतलब 1 kg गुणे 10 मतलब 100, लगभग 100 किलो के आसपास होता है। अगर हम अब देखा जाए कि जो है हमारे पृथ्वी का मास कितना होता है, तो पृथ्वी का मास लगभग 10⁻25 मतलब 1 किलो का जो है 10⁻25 मतलब
एक में 0.25 लगा के गुणा कर दो, जितना मास आएगा वो लगभग पृथ्वी का मास आता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे जो है ऑब्जर्वेबल, जो हम अभी भी संसार को देखते हैं, वो संसार का मास कितना है, 10⁻55, अर्थात 1 किलो का 10⁻55 गुणा बार 0 लगा के गुणा कर दो, जितना आएगा वह हमारी यूनिवर्स मास का। तो यह सबसे बड़ा मास है, ये सबसे कम मास है। तो यहाँ पे हम रेंज देखते हैं कि सबसे बड़े मास की और सबसे छोटे मास की रेंज क्या है। तो सबसे बड़ा मास जो है हमारा 10⁻55 से 10⁻−30, अर्थात 10⁻−30 से 10⁻+55 रेंज तक के मास हैं। देखते हैं कि समय को कैसे मेजर किया जाता है। तो समय को मेजर करने के लिए सबसे पहले 1900 ईस्वी से पहले जो है सूर्य के प्रकाश के आधार पे जो है दिन या समय को नापते थे। उसमें वो जो मानते थे कि सोलर मीन डे जो होता है उसी के आधार पर करते थे। तो सोलर जो होता है डे क्या होता है, तो अगर एक सोलर डे की बात किया जाए तो एक सोलर डे वह समय अंतराल होता है कि जब सूर्य जो है अपने दिन के किसी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। मान लिया आज यहाँ पे है तो ये दूसरे दिन घूम के यहीं पे जब आएगा तो यह क्या होगा, 1 सोलर डे कहलाएगा। लेकिन यह घड़ी जो थी काफ़ी यूजफुल नहीं रही, लेकिन काफ़ी समय तक चलती रही। क्योंकि हमें समय नापने के लिए हमें एक घड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हम एक घड़ी का ऐसा बनाया गया कि एटॉमिक स्टैंडर्ड के आधार पे घड़ी बनाई गई, जिसमें पीरियोडिक वाइब्रेशंस का जो है मेजरमेंट किया जाता था सीजियम आइटम में। 1 सेकंड को उन्होंने बताया गया कि जब 91, 92, 63, 17, 70 बार जो है जब पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है, रेडिएशन जो कि सीजियम से निकलती है, सीजियम 133 आइटम से, तो उस वाइब्रेशन को जो होता है उसे क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसे अपने स्थान पे वाइब्रेट करे। जैसे मान लिया यहाँ पे हमने ये ले लिया तो ये कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर, तो इस प्रकार की चीज़ों को क्या कहा जाता है, वाइब्रेशन कहते हैं। तो पीरियड जो होता है वह पीरियड समय क्या कहलाता है, जिसमें जो है वह एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है। मान लिया यहाँ ये मेन पोजीशन पे है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो है इसका एक कंप्लीट पीरियड कहा जाता है, टाइम पीरियड। जब एक कंप्लीट वाइब्रेशन होता है तो इसे 1 टाइम पीरियड कहा जाता है। और यह जो है घड़ी जो है सीजियम की घड़ी, इसे एटॉमिक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और यह ही जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो स्टैंडर्ड है। और ये जो है कई जगह लैबोरेटरीज में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सीजियम एटॉमिक घड़ी जो है हमारे नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी अर्थात NPTEL न्यू दिल्ली में स्थित है। और यहीं से NPTEL समय से ही जो है हमारे घड़ियों का समय स्थिर किया था, जिसे हम IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं, जो कि हमारा IST जो है वह NPL अर्थात नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो हम बात करते हैं कि जो है समय की क्या रेंज होती है। अगर रेंज की बात किया जाए तो समय की काफ़ी लो लेवल से काफ़ी हाई लेवल तक की रेंज है। तो इसमें से सबसे पहला देखा जाए जैसे कि लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। अनस्टेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब अनस्टेबल पार्टिकल, तो पार्टिकल का मतलब जैसे कोई एक प्रोटॉन्स है या कोई पार्टिकल, तो हर एक छोटे पार्टिकल जो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, वह एक दूसरे पार्टिकल्स में बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल, दूसरा का तीसरे में, तो इस प्रकार वो स्थिर नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से वह जितने समय तक एक अवस्था में रहते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उसका लाइफ टाइम कहा जाता है। जैसे मान लिया ये पार्टिकल कोई भी है या ए स्टेट से बी स्टेट में चला जाता है, तो जितना समय तक ये ए स्टेट में रुका होगा इसे क्या कहेंगे, इसका लाइफ स्पान या लाइफ टाइम इंटरवल कहते हैं। तो यह लगभग कितना होता है, 10⁻24 सेकेंड, मतलब बहुत छोटे समय तक रहता है। इसी प्रकार से अगर और हम समय इंटरवल की बात करें, जैसे कि पीरियड ऑफ एक्सरे, तो एक्सरे का लगभग 10⁻19 सेकेंड होता है। इसी प्रकार से अगर हम और देखें तो पीरियड ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव का 10⁻3 होता है। इसी प्रकार से काफ़ी समय देखते हैं। तो अब देखें कुछ और चीज़ों की, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का 10⁴ होता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स, तो ये 10⁻0 लगभग 1 सेकेंड या 1 सेकेंड का लेता है। इस प्रकार से 10⁻0 का मतलब होता है एक, तो 1 सेकेंड लगभग, मतलब मानो कि ह्यूमन हार्ट जो होती है वह 1 सेकेंड लेती है।
इसी प्रकार से और बड़े समय देखा जाए जैसे कि एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पान, तो एवरेज जो है ह्यूमन लाइफ होती है 10⁻9 सेकेंड, लगभग 10⁻9 सेकेंड तक मानव का जीवन रहता है। और अगर इसी प्रकार से यूनिवर्स की बात की जाए तो यह लगभग 10⁻17 सेकेंड का इसका होता है टाइम इंटरवल। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। फिजिकल क्वांटिटी के अगर प्रकार की बात किया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी सामान्यतः 3 प्रकार की हैं, जिसमें से पहला होता है रेशियोज। क्वांटिटी रेशियो का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आदि। और अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की क्वांटिटीज, जैसे इस प्रकार की क्वांटिटी जैसे कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती, जैसे कि उदाहरण में देखिए लेंथ, समय और वर्ग। इसी प्रकार से एक तीसरे प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज की बात किया जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, फोर्स। हम जो है इन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल इनका परिचय ले लेते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें जो है ना ही वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं, अर्थात ना ही वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं और ना ही वह स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को जो है हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में हमारे करंट होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि ये ना ही वेक्टर लॉ को फॉलो करती है ना ही स्केलर लॉ। इन क्वांटिटियों पे हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे।